हेलो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया की आणविकता। ये रासायनिक बल गतिकी क्लास 12th का टॉपिक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो संगट्ट सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी स्पीशीज परमाणु, आयन अथवा अणु के परस्पर टकराने से होती है। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता देता हूँ कि जो अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ क्रियाकारी स्पीशीज से होगा, उत्पाद से उसका लेना देना नहीं होगा। मतलब वो उत्पाद पर निर्भर नहीं करेगी, केवल और केवल क्रियाकारक पर निर्भर करती है। और वो क्रियाकारी स्पीशीज क्या हो सकती है? जो क्रियाकारक होगा वो परमाणु, आयन अथवा अणु हो सकता है। अब ये जितने भी अणु टकराएंगे आपस में उससे क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। तो अभिक्रिया की आणविकता का जो संबंध होता है वो खाली क्रियाकारी की स्पीशीज से होता है। अब जान लेते हैं हम अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। प्राथमिक या सरल अभिक्रिया है ना, यहाँ पर सिर्फ जो आणविकता होगी वो प्राथमिक या सरल अभिक्रियाओं से ही रिलेटेड होगी। तो प्राथमिक या सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज है ना। अब प्राथमिक या सरल अभिक्रिया हम उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जो क्या होती है केवल एक ही स्टेप में, मतलब एक ही पद में पूर्ण हो जाती है ना। जो एक पद अभिक्रिया होती है उसको प्राथमिक या सरल अभिक्रिया कहते हैं। जो एक या एक से ज्यादा पद में होगी उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? जटिल अभिक्रियाएं बोलेंगे। और जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता को हम क्या शो नहीं कर सकते या प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि जटिल अभिक्रिया क्या होगी? विभिन्न पदों में होगी। और जितने भी पद होंगे जटिल अभिक्रियाओं के उन सब पदों में क्या होगा? जो भी पद सबसे स्लो होगा, सबसे धीमा पद होगा, उसको देख के हम आणविकता को बता पाएंगे, है ना। तो ये जो प्राथमिक या सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज, कौन कौन सी स्पीशीज भाग ले सकती है? परमाणु, आयन या अणु, जो एक साथ है ना, आप इस चीज को याद रखिए, एक साथ संगठन के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करती है की संख्या को आणविकता कहते हैं ना। तो जितने भी अणु आपस में टकराएंगे तो आणविकता कितनी हो सकती है? देखो, आणविकता जो होगी उसका संबंध पहले तो क्रियाकारी स्पीशीज से होता है ना। और जो ये डिपेंड करती है वो खाली प्राथमिक या सरल अभिक्रियाओं के लिए ही हम आणविकता को डिफाइन या परिभाषित कर सकते हैं। जटिल अभिक्रियाओं में इसको डिफाइन हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो देखो, और है ना, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2NO प्लस O2 है ना। 2NO प्लस O2 हमारे पास जो फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2NO2 है ना। अब 2NO प्लस O2 यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म कर रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, बट आपको प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं देना, क्रिया कारक पर ध्यान देना, आपको क्रियाफल की तरफ ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर आपको क्रियाकारी स्पीशीज में कितने अणु दिख रहे हैं? यहाँ तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 अणु है और ऑक्सीजन का एक ही अणु है। मतलब अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो कितना होगी? 3 होगी। कितने अणु टकराएंगे यहाँ पर? 2 NO के और एक जो होगा वो O2। इन दोनों के जितने अणु टकराते, आणविकता अणुओं की संख्या है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 3 अणु टकराएंगे और 3 अणु टकरा के क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। इसलिए अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? 3 होगी। एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर H2 प्लस O2। क्या बना रहा हमारे पास? H2O2। अब यहाँ पर देखो आप, कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं? H2 प्लस O2। यहाँ पर भी 2 ही अणु टकरा रहे हैं। कितने अणु टकरा रहे हैं? 2 अणु। एक तो हाइड्रोजन का अणु और दूसरा जो ऑक्सीजन का अणु। तो यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, देखो 4HBr प्लस O2 क्या फॉर्म कर रहा है? 2H2O प्लस 2Br2, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसकी आणविकता को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? परिभाषित नहीं कर पाएंगे आप आणविकता को। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर देखो 4 अणु किसके हैं? HBr के, और एक अणु किसका है? एक अणु जो है वो ऑक्सीजन का है। यहाँ पर तो 5 अणु टकरा रहे और 5 अणु। तो मैं यहाँ पर आपको ये बात बता देता हूँ कि जो संगट्ट सिद्धांत बोलता है, ऐसा बोल रहा है संगट्ट सिद्धांत कि यहाँ पर 3 से ज्यादा अणु एक बार में प्रभावी टक्कर हो ही नहीं सकती। मतलब 3 अणुओं के बीच ही प्रभावी टक्कर होगी। तो इस बात को आप याद रखें। यहाँ पर मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं कि अभिक्रिया की आणविकता जो कितनी हो सकती है? आणविकता 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। उससे ज्यादा आणविकता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आणविकता 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, क्योंकि टक्कर सिद्धांत के अनुसार 3 अणुओं से ज्यादा अणुओं की टक्कर आपस में नहीं हो सकती है।
केवल अभिक्रिया की आणविकता जो होगी 1, 2 और 3 होगी। तो ये जो अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ये जटिल अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रियाओं के लिए आप क्या आणविकता को डिफाइन नहीं कर सकते, ये जटिल अभिक्रिया होगी और जटिल अभिक्रिया के लिए आप आणविकता नहीं बता सकते। तो यहाँ पर जो 5 अणु टकराने की प्रायिकता बहुत ही कम होगी, ना के बराबर होगी लगभग, मतलब ये जटिल अभिक्रिया होगी और इसके लिए आप आणविकता नहीं बता सकते। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आप लेंगे यहाँ पर, जैसे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2। अब जब इसका विघटन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, N2+2H2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अणु दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का एक ही अणु है और एक अणु है, तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी टाइप से आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटाक्साइड है ना, नाइट्रोजन पेंटाक्साइड को भी अपघटित करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 4NO2+O2। अब यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, यहाँ पर N2O5 मतलब नाइट्रोजन पेंटाक्साइड के 2 ही अणु भाग ले रहे हैं, यहाँ पर 1 अणु भाग ले रहा था, अब यहाँ पर 2 ही अणु भाग ले रहे, तो अभिक्रिया की आणविकता कितना होगी, 2 होगी, है ना। तो आप क्या, ये सभी जो अभिक्रिया है इनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक या सरल अभिक्रिया। जिन भी अभिक्रियाओं के लिए हम आणविकता को परिभाषित कर सकते हैं वो कैसी होती है, प्राथमिक या सरल अभिक्रिया, मतलब जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। और ये जो अभिक्रिया हमारे पास है जो एक पद में पूर्ण नहीं होगी, यदि आप इसकी क्रियाविधि को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि जो सबसे धीमा पद होगा उसके बेस पर आप इस अभिक्रिया की आणविकता को बता पाएंगे, वरना आप इस अभिक्रिया को जटिल अभिक्रिया मानेंगे और ये जटिल अभिक्रिया के लिए आप आणविकता को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो है ना, सरल अभिक्रियाओं के लिए ही हम आणविकता को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको यहाँ से एक बात क्लियर हो रही होगी कि जो आणविकता होगी वो कैसी होती है। देखो, आणविकता के बारे में हम देख लेते हैं, अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो क्या होती है। तो अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो सदैव क्या होती है, पूर्णांक होती है। कैसी होगी, सदैव पूर्णांक होती है। सदैव पूर्णांक होगी मतलब कैसे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि यहाँ पर अणु जो होगा वो आधा भाग ले ले, ऐसा तो नहीं होगा कि 1/2 अणु ने भाग लिया या 1.5 अणु ने भाग लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या, एक पूरा कंप्लीट अणु भाग ले रहा है, इसलिए सदैव क्या होगी, पूर्णांक होगी सदैव। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहाँ पर आधे अणु ने या आधा हाइड्रोजन ने भाग लिया हो अभिक्रिया में या आधे ऑक्सीजन ने भाग लिया। आप बोलेंगे तो किस टाइप से बोलेंगे, एक अणु हाइड्रोजन का भाग ले रहा है, एक अणु ऑक्सीजन का भाग ले रहा है और एक अणु बन रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, है ना। तो ये सदैव क्या होगी, पूर्णांक में होगी, मतलब ये 0.5 में नहीं होगी, है ना, डिवाइड में नहीं होगी। तो इस तरीके से अणु भाग ले ही नहीं सकते, अणु या तो एक भाग लेगा, है ना। तो ये क्या होगी, सदैव पूर्णांक होती है। दूसरा, यह केवल क्या हो सकती है, 1, 2 या 3 हो सकती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो कितनी हो सकती है, आणविकता 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आणविकता 1, 2, 3 हो सकती है, उससे ज्यादा आणविकता नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार 3 अणु ही आपस में एक साथ टकरा सकते हैं। 3 से ज्यादा अणुओं के टकराने की प्रायिकता ना के बराबर होगी, मतलब 3 से ज्यादा अणु आपस में टकरा नहीं सकते, इसलिए आणविकता कितनी होगी, 1, 2 या 3 होगी। तीसरी बात, जटिल अभिक्रियाओं के लिए क्या होगा, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जटिल अभिक्रियाओं के लिए, जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यह चीज भी पता होनी चाहिए कि जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब जटिल अभिक्रियाओं के लिए आप आणविकता को सीधे परिभाषित नहीं कर सकते, सीधे आप जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता को नहीं बता पाएंगे। हमने यहाँ क्या बोला, 5 अणु, और 5 अणु के टकराने की प्रायिकता जो होगी वो बहुत ही कम होगी, इसलिए हम इसके लिए आणविकता को परिभाषित नहीं कर सकते, है ना। और तीसरी बात है ना, अब ये अंश में नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, यह अंश में नहीं होती, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अंश में नहीं होती मतलब कि यहाँ पर आप जो भी अणु लेंगे वो पूरा ही अणु लेंगे, है ना। ऐसा कभी भी नहीं बोलते हम कि यहाँ पर 0.5 है या 0.5 अणु NO का भाग ले रहा है और 0.5 अणु
O2 का भाग ले रहा है, तो ये पॉइंट में नहीं होती। ये पॉइंट हमने यहाँ पे भी देख चुके हैं कि ये पॉइंट में नहीं होगी, डिवाइड में नहीं होगी, तो ये क्या होगी, अंश में नहीं होती। और लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा कैसी होती है, यह हमेशा सैद्धांतिक होती है। कैसी होती है, सैद्धांतिक। मतलब हम इसको प्रैक्टिकली या प्रायोगिक रूप से डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, यह सैद्धांतिक होती है ना। हम अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके बाद आप जब अभिक्रिया की कोटि देखेंगे, और अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो कैसी होगी, प्रायोगिक होती है। तो ये कैसी होती है, सैद्धांतिक होती है। सिद्धांतों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, मतलब आप थ्योरेटिकली इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अभिक्रिया को देख के आप बता पाएंगे। हमने यहाँ पर अभिक्रिया को देख के डायरेक्टली बता दिया कि अभिक्रिया की जो आणविकता है वो कितना है, 3 है। यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता 2 है, यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता 1 है, यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता 2 है। ये जटिल अभिक्रिया है, इसके लिए हम आणविकता को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये मेन पॉइंट थे आपकी आणविकता से संबंधित है, ठीक है।